हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है, ठीक है। और 3 दिन इसकी क्लास चलती है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब कल बृहस्पतिवार है तो कल से नया पैटर्न रहता है। 11 बजे आपका मैथ रहता है, 2 बजे हिंदी और 5 बजे जो क्लास चलती है वो चलता है आपका इंग्लिश का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये साइंस का पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आप सभी को मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देती हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमने कल सौर मंडल के ग्रहों का परिचय बहुत ही अच्छे से कल डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखा होगा तो आपने बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाए भी होंगे। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो जो आपका प्रश्न है वो रहेगा कि आकाशीय पिंड एवं तारामंडल क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आकाशीय पिंड एवं तारामंडल क्या है? तो आकाश गंगा, या इसे हम मंदाकिनी भी कहते हैं, ठीक है। आकाश गंगा को हम क्या बोलते हैं? तो मंदाकिनी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं जो बड़े बड़े समूहों में पाए जाते हैं। और तारों के ऐसे समूह, किसी समूह को आकाशगंगा या मंदाकिनी कहा जाता है। यानी जो तारों का समूह होता है उनको आकाशगंगा या मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। ये जो आपका प्रश्न है आकाशगंगा, ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं कि तारामंडल क्या होता है। तो तारामंडल यानी कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पहला जो था आकाशगंगा या मंदाकिनी और तारामंडल दोनों बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। पहला जो आपका आकाशगंगा या मंदाकिनी कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि यानी तारों का एक ऐसा समूह या ऐसे समूह, किसी समूह को हम क्या बोलते हैं, यानी पूरा तारों का एक जो समूह होता है उसे हम आकाशगंगा या मंदाकिनी कहते हैं। बट जो तारामंडल होता है, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? जो तारे, ऐसे तारे जो सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उन आकृतियों को हम तारामंडल कहते हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत ही अच्छे से आप सभी नोट्स बना लीजिएगा। यानी तारों के समूह को हम आकाशगंगा या मंदाकिनी कहते हैं, और तारों के जो सुंदर आकृति बनते हैं उनके व्यवस्थित, तो उस आकृति को हम तारामंडल कहते हैं, ठीक है। और जो तारों का निर्माण होता है वो हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि तारों का निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो तारों का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है, ठीक है। अब देखिए आकाशगंगा के तारोमंडलों के नाम। तो देखिए आकाशगंगा के जो तारामंडल है उसमें आप सभी का वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्षि और कृत्तिका। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो वृश्चिक है, ओरियन है, सप्तर्षि है या फिर कृत्तिका है, ये है क्या? तो जो वृश्चिक है यह आकाश की दक्षिण और पश्चिम दिशा में यह ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। तो जो आपका वृश्चिक तारा है, यानी जो तारोमंडलों का नाम है वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आकाश के दक्षिण पश्चिम दिशा में यह ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। अगर हम बात करें ओरियन, जिसे हम हिंदी में व्याघ्र कहते हैं, तो यह आकाश में उत्तरी भाग में शीतकाल में दिखाई देता है, ठीक है। और अगर हम बात करें सप्तर्षि का, तो यह उत्तरी काल यानी यह उत्तरी आकाश में शीतकाल में सितंबर माह में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सप्तर्षि तारामंडल, इस तरीके से आप इसका फिगर भी देख सकते हो। उसके बाद देखिए ध्रुव तारा, यानी यह आकाश में तारों के एक स्थिर घूर्णन अक्ष पर सदैव दिखाई देता है, और यह घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण गतिहीन होता है, और शेष सभी तारे पृथ्वी की गति की दिशा के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ठीक है, ये आप बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। 4 इसके आकाशगंगा के तारों मंडलों के नाम, जिसमें आपका वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्षि और कृत्तिका। जो वृश्चिक होता है ये कब दिखाई देता है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में, ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। और जो आपका ओरियन होता है यह आकाश के उत्तरी भाग शीतकाल में दिखाई देता है। और जो आपका सप्तर्षि होता है यह उत्तरी आकाश में शीतकाल में सितंबर माह में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, तो सितंबर माह में दिखाई देता है। और उसके बाद अगर हम ध्रुव तारा से रिलेटेड डिफिनीशन भी पूछ देता है, तो इसका आप डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। ध्रुव तारा किसे कहते हैं, तो यह आकाश में तारों के स्थिर, यानी जो आकाश होता है, ठीक है, और तारों की स्थिर घूर्णन अक्ष पर सदैव दिखाई देता है। यह घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण क्या होता है, गतिहीन होता है। और शेष सभी तारे पृथ्वी की गति की दिशा के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला जो है आपका वो है धूमकेतु या पुष्कल तारा। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो धूमकेतु या पुष्कल तारा की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि कुछ आकाशीय पिंड, ठीक है, कुछ आकाशीय पिंड इस प्रकार होते हैं जिनमें सूर्य से दूरी की ओर गति करती हुई एक दीप्त धारीदार पुंज होती है। इसमें धूमकेतु या पुष्कल तारा कहते हैं। और धूमकेतु आकाश में कभी कभी दिखाई देते हैं। और प्रसिद्ध धूमकेतु का नाम हेली है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो आपका प्रश्न है, प्रसिद्ध धूमकेतु का नाम क्या है, तो हेली है। ठीक है, इससे रिलेट कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध धूमकेतु का नाम क्या है, तो वो हेली है। और धूमकेतु या पुष्कल तारा किसे कहते हैं, तो इसका जो परिभाषा होता है कि कुछ आकाशीय पिंड इस प्रकार के होते हैं जिनमें जो सूर्य से दूरी की ओर गति करती हुई एक दीप्त धार पुंज होती है। और इन्हें हम धूमकेतु या पुष्कल तारा कहते हैं। और धूमकेतु आकाश में या जो पुष्कल तारा है वो आकाश में कभी कभी दिखाई देता है। ठीक है, और प्रसिद्ध धूमकेतु का नाम है वो हेली है। अब देखिए अगला जो आपका पॉइंट है वो है लाल दानव चरण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाल दानव चरण क्या है, तो जब तारे के आंतरिक भाग में संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, और फ्रेंड्स साइंस है तो आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हो, जिस तरीके से होता है उसी तरीके से आपको याद करना होगा। ठीक है, तो जो लाल दानव चरण जो होता है यह जब तारे के आंतरिक यानी जब अंदर का भाग में संलयन की क्रिया होती है तब उसमें उपस्थित हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम में बदल जाती है। यानी जो हाइड्रोजन होती है वो उसमें संलयित होकर हीलियम में बदल जाती है। अब इसके क्रोड में केवल हीलियम शेष रहती है और संलयन की क्रिया रुक जाती है। और बाह्य आवरण में पहले क्या होता है, आंतरिक भाग में संलयन की क्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है, बाह्य आवरण में संलयन की क्रिया होती रहती है और जो आवरण का आकार है वो बढ़ता जाता है और तारे की सतह का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है और इसे विकृत ऊर्जा की तीव्रता घटती है। और इस अवस्था में इसका जो वर्ण यानी जो रंग हो जाता है यह बदलकर लाल दिखाई देने लगता है और इस अवस्था को लाल दानव चरण कहते हैं। तो आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो तारा होता है वो लाल यानी जो सबसे पहले तो जो उसका आंतरिक भाग होता है वो संलयन की क्रिया होती है, फिर जब उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो संलयित होकर हीलियम में बदल जाता है। ठीक है, अब जब हीलियम में बदल जाता है तो ये फिर क्या करता है, जो संलयन की क्रिया हो जाती है वो रुक जाती है, आंतरिक क्रिया रुक जाती है। फिर जो बाह्य क्रिया होती है वो आवरण जो बाह्य क्रिया होती है संलयन की क्रिया बाहरी तरफ से होने लगती है और जो उसका आवरण होता है वो आकार उसका बढ़ने लगता है और जो तारे की सतह है वो भी क्षेत्रफल बढ़ने लगता है क्योंकि बाह्य होता है। और जो इससे विकृत यानी जो इससे ऊर्जा निकलती है ये तीव्रता घटती जाती है और इस अवस्था में जो तारे का रंग होता है वो लाल दिखाई देने लगता है और इसी कारण इस अवस्था को लाल दानव चरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो है वो है श्वेत वामन तारे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वेत वामन तारे क्या है, तो जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है, यानी जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है तब तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या है कि तब लाल दानव चरण के तारे
के अंदर हीलियम गैस संलयन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा विमोचित करती है। और फ्रेंड्स, आप सभी के बहुत सारे डाउट्स होंगे कि विमोचित का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विमोचित का अगर हम इंग्लिश में कहें तो रिलीज, यानी इसका जो हिंदी, इसका जो और परिभाषा हो जाएगा मुक्त करना, प्रकाशित कर देना। ठीक है, तो विमोचित यानी उसको रिलीज यानी हम कह सकते हैं मुक्त कर देना। ठीक है, तो ये होता है ऊर्जा विमोचित करती है, उसको मुक्त कर देती है तथा उच्च द्रव्यमान वाले नाभिक में बदल जाती है। और इस प्रक्रिया में जो अपार ऊर्जा होती है वो क्या होती है, मुक्त यानी रिलीज्ड या विमोचित होने से तारा श्वेत वामन के रूप में दीप्त हो जाता है और इस अवस्था को श्वेत वामन तारा कहते हैं। और जब संपूर्ण हीलियम उच्च द्रव्यमान वाले नाभिकों में बदल जाती है तब श्वेत वामन तारा घने द्रव्य के टुकड़े के रूप में लुप्त हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा आप सभी को कंफ्यूज होंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, हमने जो डिस्कस किया लाल दानव तारा। तो जो लाल दानव तारा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोजन है वो किस में बदल जाता है, तो हीलियम में बदल जाता है। और जब हीलियम में बदल जाता है तो उसका जो आंतरिक क्रिया होती है वो रुक जाती है, बाहरी की तरफ से उसका आवरण बढ़ता है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, उसके कारण उसकी जो ऊर्जा की तीव्रता है वो भी घटने लगती है। फिर क्या होता है कि जो उस अवस्था में जो तारे का रंग होता है वो लाल हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम लाल दानव चरण कहते हैं। अब जो अगला जो आपका आया वो आया श्वेत वामन तारे। इसमें क्या होता है कि जो एक तारा होता है, ठीक है, और दूसरा तारा होता है, यानी एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि क्योंकि हमने डिस्कस किया था जो लाल दानव चरण था उसमें हीलियम का गैस संलयन की प्रक्रिया होती है। बट जब यहाँ क्या होता है कि जब लाल दानव चरण जो तारा होता है उसमें हीलियम जो गैस होता है इसकी प्रक्रिया क्या हो जाती है, ऊर्जा मुक्त हो जाती है, रिलीज्ड होते हैं, यानी विमोचित हो जाती है। ठीक है, उससे मतलब कि जो हीलियम गैस के एकदम हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रकाशित यानी मुक्त हो जाना। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जब उच्च द्रव्यमान वाले नाभिक में बदल जाती है और इस प्रक्रिया में जो अपार ऊर्जा होता है वो विमोचित होने से क्या होता है, जो तारा श्वेत वामन के रूप में दीप्त हो जाता है, यानी लाल कलर का होता है। बट जब हीलियम गैस संलयन की प्रक्रिया द्वारा जब जितने भी ऊर्जा होते हैं जब विमोचित हो जाती है तब जो प्रक्रिया हो जाती है वो उसका उच्च द्रव्यमान नाभिक में बदल जाता है और वैसी स्थिति में जो तारा होता है वो श्वेत वामन के रूप में दीप्त हो जाता है और इसी अवस्था को हम श्वेत वामन तारा कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप इसको बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका तारा है वो है अभिनव तारा। ठीक है, तो अभिनव तारा क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो जब लाल दानव अवस्था में, ठीक है, जब लाल दानव अवस्था में तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है, जैसे कि हमने इसके पहले जो डिस्कस किया था श्वेत वामन तारा, वो क्या था कि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर था। बट जो आपका अभिनव तारा होता है इसमें क्या होता है कि जो तारा होता है वो तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही आप सभी क्लियर कर लीजिएगा कि जो अभिनव तारा होता है सूर्य के द्रव्यमान से तारों का द्रव्यमान अधिक होता है। तब तारे का अंत अत्यंत रोचक एवं विस्मयकारी होता है और सिकुड़ने के दौरान उत्पन्न हुई ऊर्जा बाह्य कवच को विस्फोट के साथ, क्योंकि जो उसका द्रव्यमान होता है आप सोच सकते हो कि सूर्य से ज़्यादा होता है तो ये विस्फोट के साथ नष्ट कर देती है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस विस्फोट के साथ अत्यंत दीप्त चमक उत्पन्न होती है और आवरण का यह विस्फोट इतना शक्तिशाली हो सकता है कि इसमें 1 सेकंड में उतनी ही ऊर्जा विमोचित हो सकती है, ठीक है, जितनी सूर्य लगभग 100 वर्ष में करता है। और इसके कारण आकाश बहुत दिनों तक जगमगा उठता है और ऐसे विस्फोटक तारे को अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अभिनव तारा या सुपरनोवा बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो ये तारा होता है सूर्य के द्रव्यमान से जो तारे का द्रव्यमान होता है अधिक होता है, तो इसके बाद जो ऊर्जा होगी वो भी बहुत अधिक होता है। ठीक है,
तो इसलिए इसमें यही कहा जा रहा है कि जब ऊर्जा का बाह्य कवच को विस्फोट के साथ क्या हो जाती है, नष्ट कर देती है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो फ्रेंड इसमें यही 1-2 पॉइंट है जो कि बहुत। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है वो है आपका न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा जो होता है ये सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात मतलब ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। जब विस्फोट होता है तो केवल और केवल क्या बच जाता है, क्रोड बचा रह जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने अभिनव तारा डिस्कस किया था कि जो आपका अभिनव तारा होता है यह आकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाशित होता है, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सूर्य से अधिक होता है। तो यह या आप सिंपल कह सकते हो, इसका जब परिभाषा जो इसका होता है, इसका परिभाषा यही होता है कि वह तारा, ठीक है, वह तारा जो अपने कुछ पदार्थ बादल के रूप में उत्सर्जित करते समय बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है। एक बार और अगर आपको डिफिनेशन लिखना है, अगर एग्ज़ाम में अभिनव तारा का अति लघु में पूछा जाता है तो इसका डिफिनेशन जो सटीक अगर हम कहें तो आप लिख सकते हो कि अभिनव तारा की जो परिभाषा होती है, वह तारा है जो अपने कुछ पदार्थ जब बादल के रूप में उत्सर्जित होता है तो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, ठीक है। तो उसे हम अभिनव तारा कहते हैं। और सेम प्रोसेस जो होता है उसका यही न्यूट्रॉन तारा जो होता है वो सुपरनोवा विस्फोट के बाद, यानी इसके बाद ही, क्योंकि केवल और केवल क्या बच जाता है, क्रोड बचा रह जाता है। और जो यह क्रोड होता है यह निरंतर सिकुड़ता चला जाता है और विशाल गुरुत्वाकर्षण बल क्रोड को संपीड़ित कर उसके पदार्थ का घनत्व असीमित परिमाण में बढ़ा देता है और अत्यधिक संघनित द्रव्य का यह पिंड जो होता है न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप सभी को बहुत ही मतलब कि टफ लग रहा होगा ये याद करने में, बट फ्रेंड्स आप सभी को याद करना ही होगा। अभी देखिए, अगर हम सिंपल आप सभी को कहें कि न्यूट्रॉन तारा की जो परिभाषा होता है वो क्या होता है, तो आप देखिए, मैं आप सभी को एक और आप सभी को दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो डिफिनेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो आपका न्यूट्रॉन तारा है इसकी परिभाषा आप इसमें बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि जो न्यूट्रॉन तारा होता है किसी बाहरी तारे के यानी महानोवा घटना के बाद उसे गुरुत्वीय पतन से बना हुआ अवशेष है। यानी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, जब आपका महानोवा घटना हो जाता है, ठीक है, जिसे हम अभिनव तारा घटना के बाद इसका अवशेष, यानी जब उसका पतन हो जाता है इसका शेष अवशेष रह जाता है और यह तारे केवल न्यूट्रॉन के बने होते हैं या क्रोड के बने होते हैं और इनका आकार बहुत छोटा मगर द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है और इनमें नाभिकीय घनत्व होता है जो पानी के घनत्व का लगभग 10⁻13 अथवा 14 गुना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में न्यूट्रॉन तारा का अगर परिभाषा पूछता है तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। यानी न्यूट्रॉन तारा किसी भारी तारे के महानोवा घटना के बाद, जैसे कि अभी हमने आप सभी को बताया महानोवा घटना क्या होता है, ठीक है, तो ये इसके बाद ही न्यूट्रॉन तारा बनता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अब तो साइंस का पैटर्न, जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि अब साइंस का पैटर्न जो रहेगा वो अब सोमवार का रहता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।